हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस और उसका हम टॉपिक वाइज एनटीएससी के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जैसे कि आप देख सकते हो है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन टॉपिक से एनटीएससी में ऐसे कौन से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं, थोड़ा सा उनको देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हमें इस टॉपिक का प्रिपरेशन करना होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले यू कैन सी ओवर हियर it says which reaction takes place in mitochondria। ठीक है, चार ऑप्शंस हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोलिसिस, स्टार्च सिंथेसिस। तो वन बाय वन देखते हैं ये है क्या। तो देखो, फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एटीपी synthesis during photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के दौरान जब एटीपी बनता है उस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, बिकॉज फॉस्फोराइलेशन इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। क्योंकि फॉस्फेट ऐड होता है तो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, और लाइट की मदद से होता है, इसीलिए फोटो। तो ये तो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, तो ऑप्शन सी आपका कट हो जाता है। देन कम्स फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब है ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस में अगेन ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोलिसिस भी एक फोटोसिंथेसिस का ही प्रोसेस हो गया है, होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। और स्टार्च सिंथेसिस इज ऑल्सो सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट्स। तो ये भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, डार्क रिएक्शन में जो अपना ग्लूकोज बनता है, देन स्टार्च एंड ऑल। तो ये सब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस हैं। तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रोसेस होता है। इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मैंने आपको समझाया कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज फॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि एडीपी जो एटीपी होता है उसमें फॉस्फेट ऐड होता है, तो फॉस्फोराइलेशन, तो एटीपी बनता है जो एनर्जी करेंसी है। तो इस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन की मदद से होता है, इसीलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये वो प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है बच्चों, तो क्लियरली चारों ऑप्शंस को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, तो ऐसे ही आप ध्यान दे देना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस रिलेटेड विथ रेस्पिरेशन इज। रेस्पिरेशन रिलेटेड क्या प्रोसेस है जो मतलब वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको लिख देती हूँ, फिर यहां से हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले होता है साइटोप्लाज्म। हम मान के चलेंगे यहाँ रेस्पिरेशन पूछ रहा है तो हम एरोबिक ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म देयर टेक्स प्लेस द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद में इन माइटोकॉन्ड्रिया it is first Krebs cycle and then electron transport system। तो ये सीक्वेंस है, पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बस ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये दोनों होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में होता है। अब आप ये सीक्वेंस ढूंढो, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो ये रहा। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि क्रेब्स साइकिल पहले नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं होता पहले।
नन ऑफ द अबव तो है नहीं। और यहाँ पर देखो सिर्फ रेस्पिरेशन लिखा है, तो ऐसे केसेस में हम मान के चलेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, क्योंकि एक्चुअल रेस्पिरेशन वो है। एनारोबिक तो ठीक है, हो जाते हैं कुछ एक में करते हैं फॉर वैसा, बट ऐसे केसेस में विल बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड कि हम एरोबिक की बात कर रहे हैं। तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन का सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इसमें मैं बस आपको ये बता दूं, ग्लाइकोलाइसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। वहां पर 2 साइकिल्स होते हैं। एक साइकिल में बेसिकली बच्चों क्या होता है ना, एटीपी प्रोडक्शन के लिए बहुत तामझाम होता है। एटीपी अगर बनाना है तो हाइड्रोजन के साथ बहुत खेल खेलना पड़ता है। मतलब हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन को हटा के मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ता है ताकि वो प्रोटॉन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करे और उस दौरान एटीपी बन जाए। मतलब एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए ना देयर इज F0 F1 पार्टिकल ये है, और इसके अंदर से जब प्रोटॉन पास होता है तब ये क्या करता है, एडीपी और फॉस्फेट दोनों को जोड़ देता है। उसके लिए इसको प्रोटॉन खिलाना पड़ता है। अब प्रोटॉन के हाथ पैर तो बच्चों है नहीं कि वो दौड़ के यहाँ पे, या कोई पंपिंग सिस्टम तो है नहीं कि हम यहाँ से पंप कर दे तो एटीपी बन जाए, ठीक है। तो प्रोटॉन की क्या करते हैं तरीके से ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ता है। ग्रेडियंट एज इन आप सब जानते हो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो, मतलब ये देखो मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड रेस्पिरेशन के मेम्ब्रेन, आप तो समझो। तो प्रोटॉन का हम ग्रेडियंट जानबूझ के क्रिएट करते हैं। ग्रेडियंट एज इन प्रोटॉन की इतनी कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा देते हैं इस एंजाइम के आसपास में, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मूव कराते हैं। इलेक्ट्रॉन सारे निकल जाए तो प्रोटॉन यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, तो प्रोटॉन अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन इसके थ्रू अपने आप निकल जाएंगे। और एटीपी सिंथेस एंजाइम, ये जो एंजाइम है इसका नाम है एटीपी सिंथेस एंजाइम। इसको चाहिए होता है प्रोटॉन, हर 2 प्रोटॉन पे एक एटीपी ये बना देता है। तो वो प्रोटॉन फिर अपने आप हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा। तो यहाँ पे H+ के पूरा ग्रेडियंट बनाया जाता है, ऐसे करके पूरा H+ इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन H, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो निकल जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है ये तो निकल जाते हैं, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं बिकॉज इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रन नहीं कराते हैं। ये होता है पूरा खेल। तो इसमें अभी आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि इतना ज्यादा डीप में नहीं आएगा। आप तो बस इतना समझ लो कि ग्लाइकोलाइसिस से जो प्रोडक्ट आया वो क्रेब्स साइकिल में जाते हैं। क्रेब्स साइकिल में ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इकट्ठे करने का काम होता है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फिर इनका इलेक्ट्रॉन रन होता है, प्रोटॉन एक्यूमुलेट होता है, दैट्स इट। और जैसे एक्यूमुलेट होगा ये ऐसे एटीपी बना देगा। इसमें ऑक्सीजन का क्या रोल है, तो ऑक्सीजन का ये रोल है कि ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो उसको और कुछ प्रोटॉन सबको यूज करके वो वाटर बना के इलेक्ट्रॉन साइड कर देता है। तभी तो इलेक्ट्रॉन सब हट गए तो प्रोटॉन इकट्ठे हो जाते हैं। ये है पूरी साजिश, ठीक है बच्चों। तो जानबूझ के प्रोटॉन की ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को भगाया जाता है। ये इतना समझ लो अभी आप, ठीक है। आगे और 11th में बायो लेते हो आप तो ये और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। कहाँ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो देखो ईसोफेगस में तो है नहीं, क्योंकि ईसोफेगस में तो आप नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता है। थ्रोट तो ये पूरा थ्रोट में थोड़ी होता है, नहीं होता है। डिओर्डिनम में भी बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं इन एरियाज में। सो आंसर इज ट्रैकिया। आपको याद होगा ट्रैकिया यूं करके ऐसे रन हो रहा है एंड देन दोनों लंग्स में ये यूं ब्रेक हो जाता है, और पूरे टाइम यहाँ से सी शेपेड कार्टिलेजिनस रिंग्स यहाँ तक यूं ऑपरेट होती हैं इस तरीके से। सो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया, अगर हम लंग्स की बात करें ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना। सो आंसर इज ऑप्शन बी ट्रैकिया। नेक्स्ट,
So this question talks about which scientist discovered tricarboxylic acid cycle. ठीक है, so इसका आंसर होगा KREV, क्रेब। ठीक है, क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक इन्होंने डिस्कवर किया है, दे डिस्कवर्ड डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। सैंगर इन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग डिस्कवर किया था। डीएनए सीक्वेंसिंग एज इन डीएनए के जो बेस पेयर्स होते हैं ATGC, वो मतलब सीक्वेंस क्या है उसकी, वो पूरा इन्होंने किया था। थॉमस एल्वा एडिसन तो आप सब जानते हो। बल तो बचा कौन? क्रेब। सो क्रेब साइकिल तभी तो बोलते हैं बच्चों। सो आंसर इज ऑप्शन ए, क्रेब। ठीक है, सो दिस इज योर ट्राइकार्बोक्सिलिक, क्योंकि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज बेसिकली, इसका दूसरा नाम है क्रेब्स साइकिल। इसको एक और नाम से जाना जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल, ध्यान रखना। ठीक है, इधर इट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल। तो ये कंपाउंड्स बनते हैं उस दौरान मेनली, तो इसीलिए नेम्स दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, during lack of oxygen in tissues of our body, the pyruvate is converted into lactic acid in। जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो पायरुवेट से जो लैक्टिक एसिड बनता है वो कहाँ होता है? तो ऑब्वियसली मसल सेल्स में होता है, आई नो, बट मसल सेल्स में भी कहाँ? तो बच्चों लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन जो है वो होगा साइटोप्लाज्म में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में तो प्रॉपर एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर होता है, और लैक्टिक एसिड जो प्रोडक्शन है जो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन का जो केस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो सकता। न्यूक्लियस में कोई रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, तो वो ऑप्शन ही हटा दो। राइबोसोम जो होते हैं ये आप सब जानते हो, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, यहाँ पर ये प्रोटीन्स बनाते हैं। तो लैक्टिक एसिड एंड ऑल इन सब का कोई रोल नहीं है, तो आंसर इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन। क्रेब्स साइकिल अभी डिस्कस किया हमने। साइटोप्लाज्म में जो है यहाँ पर होता है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलिसिस होता है, और न्यूक्लियस में रेस्पिरेशन होता नहीं है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज हो गए। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आंसर इज ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, so next question is the end product of glycolysis is। glycolysis का end product क्या होता है बच्चों? तो देखो, फॉस्फोरिक एसिड तो होता नहीं है, मैलिक एसिड, ये सब फ्यूमरिक एसिड, ये सब क्रेब्स साइकिल के दौरान बनता है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड तो वैसे भी नहीं बनता, मैलिक और फ्यूमरिक फिर भी थोड़ा उसमें क्रेब्स साइकिल में बन जाता है। तो आंसर इज पायरुविक एसिड, बिकॉज एंड ऑफ द ग्लाइकोलिसिस में 3 कार्बन कंपाउंड, ये क्या है? एक 3 कार्बन कंपाउंड है जो कि आफ्टर ग्लाइकोलिसिस बनता है। ठीक है, सो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड, टू बी नोटेड। एंड नेक्स्ट इज where is the gaseous exchange take place during respiration in human being? तो ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन के दौरान गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है? तो देखो, ट्रैकिया तो
नहीं होता, बिकॉज ट्रैकिया रिंग्स ऑफ कार्टिलेज और वहां से एयर पैसेज होता है, ठीक है। लैरिंगोफैरिंक्स जो होता है यहाँ पर भी नहीं होता है, बिकॉज ये फैरिंग्स मतलब फैरिंग्स लैरिंग्स ये वॉइस बॉक्स मतलब ये कंडक्टिंग पार्ट्स है, फैरिंग्स देन लैरिंग्स देन ट्रैकिया, तो ये सब कंडक्टिंग पार्ट है। तो अल्टीमेटली एक्सचेंज वाला पार्ट है एल्वियोली, जहां पे दे आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज, पता है ना आपको, रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो ब्लड कैपिलरीज वहां होंगे तो एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा होगा। एंड इंक्रीज एल्वियोली इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर gaseous exchange, तो दे ऑल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर gaseous exchange। तो ये आपको आंसर याद रखना है कि gaseous exchange टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, द एरिया इज alveoli, ठीक है। चलो आई थिंक फॉर नाउ इतने क्वेश्चंस आपके लिए इनफ रहेंगे, फॉर नॉट इनफ तो नहीं बोल सकते बच्चों, बट हाँ एक रेफरेंस के लिए हो गया कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप भी जब प्रिपेयर करें तो इस लेवल का प्रिपरेशन जो है वो मेंटेन करें, ठीक है। सो ऑन दिस नोट इट्स अ गुड बाय, यू ऑल टेक केयर एंड स्टडी हार्ड, थैंक यू।